नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी के इस बेहद खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। भूजल का महत्व आपके लिए तब और भी बढ़ जाता है जब आप पानी की कमी का सामना कर रहे होते हैं। 21वीं सदी का भारत सामाजिक नज़रिए से जिन सबसे जटिल और चुनौतीपूर्ण मुद्दों का सामना कर रहा है, उनमें से भूजल प्रबंधन सबसे प्रमुख मुद्दा है। इसका प्रभाव पर्यावरण, साथ ही ग्रामीण और शहरी लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर सीधा पड़ता है। भूजल एक छिपा हुआ संसाधन है। इसी वजह से इस संसाधन के आधार और इससे मिलने वाली सेवाओं दोनों के बारे में पर्याप्त समझ का अभाव है। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे भूजल मानव और आने वाली पीढ़ी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। साथ ही इसके संरक्षण के लिए सरकारी और सिविल सोसाइटी के स्तर पर क्या कोशिशें की जा रही हैं। जल हमारे ग्रह पृथ्वी का आवश्यक संसाधन है। इसके बगैर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यही कारण है कि खगोलविद पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश करते समय सबसे पहले इस बात की पड़ताल करते हैं कि उस ग्रह पर जल मौजूद है या नहीं। जल है तो कल है, और जल जो ना होता तो जग खत्म हो जाता जैसी उक्तियों के माध्यम से हम जल की महत्ता को ही स्वीकारते हैं। पृथ्वी का 3/4 यानी 75% हिस्सा जल से ढका हुआ है, लेकिन इसमें से पीने योग्य स्वच्छ जल की मात्रा बहुत कम है। भारत विश्व स्तर पर भूजल का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है, जो अकेले अमेरिका और चीन से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करता है। आज भारत के अधिकांश लोगों के लिए भूजल ही पानी का एकमात्र स्रोत है, जो खेती और घरेलू उपयोग के लिए भारी मात्रा में पानी उपलब्ध कराता है। जहां भूजल ने हरित क्रांति को आधार दिया, जिससे भारत एक खाद्य सुरक्षित राष्ट्र बन सका, वहीं इस बहुमूल्य संसाधन के व्यापक इस्तेमाल से इसमें खतरनाक गिरावट आई है। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा का पैटर्न तेजी से बदला है, जिससे भूजल और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। कोई भी इस मिसअंडरस्टैंडिंग में ना रहे कि देश में पानी की समस्या नहीं है। 2050 तक अगर हम जैसे अभी चल रहे हैं, अगर वैसे ही चलते रहे, तो हमारी पानी की डिमांड में और पानी की सप्लाई में 55% का फ़र्क होगा। इसका मतलब, और लोग ये सोचते हैं कि इसका मतलब, आई थिंक लोग समझ नहीं पाते कि इस कमी का उनके लिए क्या इम्प्लीकेशंस हैं। उसकी इम्प्लीकेशन ये है कि पीने के लिए ना पानी होगा, ना आपको जितना खाना खाना है, आपको जो आपको एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी चाहिए अपनी पॉपुलेशन को संभालने के लिए, उतना पानी आपके पास नहीं होगा। फैक्ट्री चलाने के लिए जो पानी चाहिए वो आपके पास नहीं होगा। आपको पावर जनरेट करने के लिए, इवन पावर के बिना, इलेक्ट्रिसिटी के बिना कुछ नहीं चलता। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए पावर नहीं होगा। सो कहने का मतलब ये है कि भारत, हमारा देश जो है, इस समय विश्व के सबसे आगे चलने वाले देशों में से है। पर अगर इस ग्रोथ स्टोरी का एक मार्ग में रुकावट है, तो वो रुकावट सिर्फ और सिर्फ पानी की है। अगर हम भूजल की बात करें तो गांव में, जहां आज भी बड़ी आबादी के लिए नल का पानी उपलब्ध नहीं है, पेयजल के लिए भूमिगत जल पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसे कुओं, हैंडपंपों और ट्यूबवेल्स द्वारा प्राप्त किया जाता है। भारत में कृषि से जुड़े कार्यों के लिए किसान भूमिगत जल पर ही निर्भर हैं। इस समय देश में 50% से भी अधिक सिंचाई भूमिगत जल से ही होती है। उद्योगों में भी भूमिगत जल की बड़ी मांग है। खाद्य प्रसंस्करण से लेकर वस्त्र उद्योगों तक में भूमिगत जल का व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है। लेकिन वर्तमान में भूजल का स्तर धीरे धीरे घट रहा है, जो चिंता का विषय है। भूजल के घटने का कारण तेजी से बढ़ती जनसंख्या, बढ़ता औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और ग्लोबल वार्मिंग से पैदा जलवायु परिवर्तन है।
जो पानी हम हार्वेस्टेबल मानते हैं उसके परिप्रेक्ष्य में भारत में 50 साल पहले प्रति व्यक्ति उपलब्धता 5000 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा थी और अब घट करके 1500 बिलियन क्यूबिक मीटर के आसपास 1500 क्यूबिक मीटर के आसपास आ गई। और जब इससे नीचे जाती है, जो हम अपेक्षा करते हैं कि आने वाले समय में जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ेगी और आवश्यकता बढ़ेगी, 1200 क्यूबिक मीटर के आसपास आने वाले 10 साल में चली जाएगी। और जब उस लेवल पर पहुंचती है तो सामान्यतः उसको वाटर स्ट्रेस्ड एरिया ऐसा मानते हैं। लेकिन किस तरह से हम पानी की उपलब्धता बढ़ा सकते हैं, इस दृष्टिकोण से निरंतर भारत सरकार समेकित प्रयास कर रही है, इंटीग्रेटेड एफर्ट्स कर रही है। पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंटीग्रेट करके एक मंत्रालय का निर्माण किया। हम अपने जल संसाधनों को किस तरह से रीइंफोर्स कर सकते हैं, रिजुविनेट कर सकते हैं, इस पर काम किया। हमने पीने के पानी के कार्यक्रम के साथ साथ में दुनिया का सबसे बड़ा डैम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम अपने यहाँ प्रारंभ किया। हमने दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड वाटर के मैपिंग के लिए और ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए अक्यूफर मैपिंग का प्रोग्राम लिया और अब आज हम लगभग देश के पूरे हिस्से का जो है अक्यूफर मैप कर चुके हैं, भूगर्भ की संरचनाओं को मैप कर चुके हैं। कहाँ पानी मिलेगा, कहाँ से पानी निकाला जा सकता है, इसकी हम और कहाँ पानी भरा जा सकता है, इसके ऊपर हमने तकनीकी अध्ययन किया है। हमारे देश में जल संसाधनों के प्रबंधन का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल से ही भारतीय भागीरथों ने सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ साथ भूजल की स्थिति का भी पता लगाया था। भारत की जलवायु, मिट्टी की प्रकृति और दूसरी विविधताओं को ध्यान में रखकर वर्षा के पानी, नदी नालों और झरनों और ज़मीनों के नीचे मिलने वाले भूजल संसाधनों के विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की गई थी। भूमिगत जल का इस्तेमाल कोई नया नहीं है। भारत में प्राग ऐतिहासिक काल से भूमिगत जल का इस्तेमाल हो रहा है। कुएं जलापूर्ति के महत्वपूर्ण साधन रहे हैं। मत्स्य पुराण में भी कुआं खोदे जाने का उल्लेख है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई से पता चलता है कि 3000 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ईंटों से कुओं का निर्माण किया था। मौर्य काल में भी ऐसे कुओं का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी रहट के जरिए कुओं से सिंचाई का विवरण मिलता है। वराहमिहिर की बृहत संहिता में भी भूमिगत जल के स्रोतों का पता लगाने की विभिन्न विधियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में विशेष रूप से इस बात का उल्लेख किया गया है कि किन पौधों, दीमक की बाम्बियों, मृदा और चट्टानों से जमीन के नीचे के पानी यानी भूमिगत जल के बारे में संकेत मिलता है। आज भी जल वैज्ञानिक मिट्टी की विशेषताओं, पेड़ों, झाड़ियों और जड़ी बूटियों आदि की मौजूदगी से भूमिगत जल की मौजूदगी का पता लगाते हैं। प्राचीन काल से भारतवासियों ने यह सीख लिया था कि वो ग्राउंड वाटर डिपेंडेंट ही रहेंगे, क्योंकि हमारा जो मॉनसून सिस्टम है वो बहुत कम समय तक बारिश देता है। तो अगर आप हड़प्पा देख लें, मौर्य साम्राज्य को देख लें, या और पिछले ब्रिटिश आने के पहले तक, अंग्रेजों के आने के पहले तक ये माना जाता था कि इंडियंस आर द बेस्ट हाइड्रोलिक इंजीनियर्स कहा जाता था भारतीयों के बारे में, क्योंकि हम जानते थे कि ये 100 घंटे के बारिश को 8760 घंटे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम वो ग्राउंड वाटर टेक्निक से किया करते थे। अगर आप साउथ इंडिया में चले जाएंगे तो साउथ इंडिया टैंक्स हैं वहाँ पे जो ग्राउंड वाटर को स्टोर करते हैं। अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो सुरंगम है। नॉर्थ इंडिया में जाएंगे तो आहार पाइन सिस्टम है। हमारे देश के हर एक जगहों पे अलग अलग पानी को इस्तेमाल, ग्राउंड वाटर भूजल को इस्तेमाल करने के टेक्नोलॉजी हैं। आज जिस तरह से अनवरत भूजल का दोहन किया जा रहा है, उससे साल दर साल भूजल स्तर गिरता ही जा रहा है। पिछले 1 दशक के भीतर भूजल स्तर में आई गिरावट को अगर हम आंकड़ों के जरिए समझने का प्रयास करें तो अब से 10 वर्ष पहले तक जहां 30 मीटर की खुदाई तक पानी मिल जाता था, वहां अब पानी के लिए 60 से 70 मीटर तक खुदाई करनी पड़ती है। साफ है कि बीते 10 सालों में दुनिया का भूजल स्तर बड़ी तेजी से घटा है और अब भी बदस्तूर जारी है। अगर केवल भारत की बात करें तो
तो भारतीय केंद्रीय जल आयोग द्वारा 2016 में जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश के अधिकांश बड़े जलाशयों का जलस्तर साल 2016 के मुकाबले घटता हुआ पाया गया था। आयोग के मुताबिक देश के 12 राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के जलाशयों के जलस्तर में काफी गिरावट आई है। गौरतलब है कि केंद्रीय जल आयोग देश के 85 प्रमुख जलाशयों की देखरेख और भंडारण क्षमता की निगरानी करता है। भूजल को एक बैंक की तरह समझने की जरूरत है और भूजल तभी सस्टेनेबल है जबकि आप इंटरेस्ट पे सरवाइव करें, आप जो पूंजी है उसको नहीं ख़त्म करें। इसका मतलब है कि हर एक साल हमें ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने की ज़रूरत है और जो रिचार्ज हुआ हमें उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। पिछले 15 से 20 सालों में हमने क्या किया है कि हम इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं और रिचार्ज कम करे जा रहे हैं। और इसका क्लासिक एग्जाम्पल पंजाब हरियाणा है, दिल्ली भी उसके अंदर आता है। ये जो पूरा जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है उसके अंदर आज के दिन में जितनी हम भूजल को जितना हम रिचार्ज करते हैं उसे 2 गुना 3 गुना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं और वो अब देश के हर एक हिस्सों में भी यही होते जा रहा है। और जिसके कारण कि ग्राउंड वाटर बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है। एक तो क्वांटिटी कम हो रहा है, दूसरा क्या है कि जितना ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है उतना पोल्यूटेड भी है। तो आज के दिन में देश में आर्सेनिक का प्रॉब्लम है, कई जगहों में तो अब हमें रेडियो एक्टिव मटीरियल ग्राउंड वाटर में मिल रहे हैं, आयरन का प्रॉब्लम है, फ्लोरोसिस का प्रॉब्लम है ग्राउंड वाटर में। तो जितना हम ग्राउंड वाटर नीचे जाएंगे तो क्वांटिटी तो कम हो ही रहा है, क्वालिटी भी बहुत ख़राब हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2019 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में उनके जन्मदिवस के मौके पर अटल भूजल योजना की शुरुआत की थी। ऐसे समय में जब भारत के कई राज्यों में भूजल स्तर काफ़ी खराब स्थिति में है, ये योजना एक बेहतर प्रयास मानी जा रही है। मोदी सरकार ने मार्च 2018 में अटल भूजल योजना का प्रस्ताव रखा था। इसका मकसद भूजल का गंभीर संकट झेल रहे 7 राज्यों गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सबकी भागीदारी से भूजल का उचित और टिकाऊ प्रबंधन करना है। 2019 में भारत सरकार ने भूजल में आ रही तेज गिरावट को रोकने के लिए अपना ऐतिहासिक भूजल कार्यक्रम अटल भूजल योजना शुरू की। क्योंकि भूजल संरक्षण करोड़ों लोगों के हाथों में रहता है, इसलिए कार्यक्रम ने इस जटिल चुनौती का समाधान करने के लिए पारंपरिक ज्ञान के साथ वैज्ञानिक जानकारी को मिलाते हुए इस प्रयास के केंद्र में समुदायों को रखा। 2020 में विश्व बैंक ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश पश्चिम, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से लेकर मध्य भारत में मध्य प्रदेश और दक्षिण में कर्नाटक जैसे 7 भारतीय राज्यों में 9,000 से अधिक जल संकटग्रस्त ग्राम पंचायतों और ग्राम परिषदों में सरकार के कार्यक्रम के लिए समर्थन देना शुरू किया। अटल भूजल योजना शुरू हुई थी तो बहुत अच्छी थी इन द सेंस कि ग्राउंड वाटर पर फोकस थी। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो थे वो आइडेंटिफाई किए गए थे एज प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पर काम किया गया था। पर मुझे ऐसा लगता है कि वो उस स्कीम को एनलार्ज करके ज़्यादा वो जो अनलाइक जल शक्ति अभियान, मतलब अगर मैं जल शक्ति अभियान से उसको थोड़ा कंपेयर करूं, जल शक्ति अभियान एक डिसेंट्रलाइज्ड अभियान बन चुका है जहां पर डिस्ट्रिक्ट लेवल से शुरू होकर डिस्ट्रिक्ट में रहने वाला हर व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व हो सकता है। घटते भूजल स्तर के मद्देनजर किए गए एक अध्ययन के मुताबिक 2025 तक भारत के जल संकट वाला देश बन जाने की बात कही गई है। अध्ययन में कहा गया है कि परिवारों की आय बढ़ने और सेवा तथा उद्योग क्षेत्र के योगदान बढ़ने के कारण घरेलू और औद्योगिक क्षेत्रों में पानी की मांग में काफी वृद्धि हुई है। देश में सिंचाई का करीब 70% और घरेलू जल खपत का करीब 80% हिस्सा भूमिगत जल से पूरा होता है। हमारे पास बहुत पोटेंशियल है ग्राउंड वाटर को इफ़िशिएंटली यूज़ करने का। आज के दिन में 80% जो ग्राउंड वाटर है
वो सिंचाई में इस्तेमाल होती है और काफ़ी इनफिशिएंटली यूटिलाइज हो रही है। तो जैसे कि आपको मालूम हुआ कि सरकार का एक प्रोग्राम है मोर क्रॉप पर ड्रॉप, हाँ, कि कितना हम कृषि क्षेत्र में पानी का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि कृषि क्षेत्र 80% पानी को इस्तेमाल करता है। तो एक तो हम इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, हाउस होल्ड में इफ़िशेंटली वाटर यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये जो हमें अब तक हम कर नहीं रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये बात है कि अब हमें ऐसे भी इंडस्ट्री लगाने की ज़रूरत है जिसमें कि पानी का इस्तेमाल और भी कम हो। हमें अपने घर में ऐसे अप्लायंस लगाने की ज़रूरत है। आज के दिन में हम एनर्जी एफिशिएंट एयर कंडीशनर और फ़ैन और लाइट लगाते हैं, क्योंकि बिजली में हमें पैसा देना पड़ता है, पानी में पैसा नहीं देना पड़ता, बहुत कम देना पड़ता है, तो इसीलिए हम उसको एफिशिएंटली नहीं यूटिलाइज़ करते हैं। तो अगर हमें भारत में अगर हम ग्राउंड वाटर सस्टेनेबल यूज़ करना चाहते हैं तो बिज़नेस एज़ यूजुअल पॉसिबल नहीं है। हमारी जनसंख्या भी बढ़ रही है, खपत भी बढ़ रहा है, पानी का इस्तेमाल भी बढ़ेगा, लेकिन हमारे पास उतना पानी है नहीं। तो एक ही हमारे पास उपाय है कि हम कितने इफ़िशिएंटली उस पानी का इस्तेमाल करें। भारत के 2/3 लगभग 63% जिले भूजल स्तर गिरने से पहले ही खतरे में हैं। कई मामलों में भूजल दूषित हो रहा है। चिंता की बात यह है कि जिन जिलों में भूजल स्तर 8 मीटर से नीचे चला गया है, वहां गरीबी दर 9 से 10% अधिक है, जिससे छोटे किसान खास तौर पर कमजोर हो गए हैं। यदि मौजूदा रुझान जारी रहता है तो भारत की कम से कम 25% कृषि जोखिम में होगी। अगर पानी का क्वालिटी ख़राब है, अगर पानी की क्वांटिटी कम है, तो सबसे बड़ा उसका बोझ गरीब पे पड़ता है। गरीब किसान पे पड़ेगा, गरीब मजदूर पे पड़ेगा, उनको पानी के लिए और पैसा देने की ज़रूरत पड़ेगी। दूषित पानी से उनके शरीर पे जो है बीमारी बढ़ेगी। देखिए, आज के दिन में अर्बन इंडिया में, शहरों में हर एक घर में अब एक वाटर प्यूरीफायर लग गया है। तो हम लोगों ने तो डिसाइड कर लिया है कि हमें पानी शुद्ध करने के लिए मशीन लगा लेंगे, लेकिन सब गरीब नहीं लगा सकते। तो पानी जो दूषित है उसका सबसे बड़ा मार गरीब पे पड़ता है। और जब तक हम सेंट्रलाइज, जैसे कि म्यूनसिपल वाटर सप्लाई, उसी को अगर ना क्लीन सप्लाई करें, अगर हम अपने रिवर को क्लीन ना रखें, ग्राउंड वाटर को सस्टेनेबली नहीं यूज़ करें, तो अभी जो स्थिति है वो आगे चल के और भी भयावह होगी। तो इन सभी चीज़ों को रखते हुए हमें अब एक कॉम्प्रिहेंसिव वाटर मैनेजमेंट की तरफ सोचने की ज़रूरत है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में भोपाल में वाटर विजन 2047 की थीम पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण की दिशा में लोगों को 5P का फार्मूला दिया। इस सम्मेलन में 16 से अधिक राज्यों ने अपनी जल संरक्षण की नीति साझा की। सरकार भूजल संरक्षण को लेकर गंभीर नजर आ रही है। हाल ही में भोपाल में आयोजित अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों के सम्मेलन में 16 से अधिक राज्यों ने अपनी जल संरक्षण की नीति साझा की। जल मंत्रियों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। उन्होंने कहा कि देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का काम तेजी से हो रहा है। इंडिया 2047 योजना के रूप में जल सुरक्षा की चुनौतियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सस्टेनेबिलिटी के लिए 5P मंत्र की घोषणा भी की। हमारी संवैधानिक व्यवस्था में पानी का विषय राज्यों के नियंत्रण में आता है। जल संरक्षण के लिए राज्यों के प्रयास देश के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत सहायक होंगे। ऐसे में वाटर विजन एट 2047 अगले 25 वर्षों की अमृत यात्रा का एक महत्वपूर्ण आयाम है। साथियों, इस सम्मेलन में होल ऑफ द गवर्नमेंट और होल ऑफ द कंट्री, इसके विजन को सामने रखकर चर्चाएं होना बहुत स्वाभाविक और आवश्यक भी है। होल ऑफ गवर्नमेंट का एक पहलू ये भी है कि सभी सरकारें एक सिस्टम की तरह, एक ऑर्गेनिक एंटिटी की तरह काम करें। पिछले कुछ सालों से सरकार पानी की समस्या को लेकर गंभीर नजर आ रही है। एक तरफ जहां हर घर जल के माध्यम से करोड़ों घरों में पानी पहुंचाने का काम हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ
जिन स्रोतों से पानी मिलता है वो स्रोत सूखे ना, इस पर भी लगातार काम हो रहा है। वहीं तीसरे स्तर पर पानी के स्रोत प्रदूषित ना हो, इस दिशा में भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। पानी की बढ़ती किल्लत और परेशानी के मद्देनजर सिविल सोसाइटी और जल संरक्षण पर काम कर रही संस्थाएं भी आगे आ रही हैं। पिछले 2 दशक से जल संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रही संस्था फोर्स ने पंजाब के किसानों को प्रशिक्षण देने का काम शुरू किया है कि कैसे कम पानी से अधिक फसल की पैदावार हो सकती है। इस प्रशिक्षण के क्रम में किसानों के बोरवेल पर एक वाटर मीटर लगाया जाता है, जिसकी रीडिंग से ये पता चलता है कि कितने कम पानी में ज्यादा फसल की पैदावार हो सकती है। खेती में 85% पानी प्रयोग होता है, तो हमने ये सोचा क्यों ना फार्मर्स को पहले हम एडुकेट करें कैसे वो कम पानी में खेती कर सकते हैं और उसको मेजर करें ताकि उनको खुद को दिखे कि कम पानी से भी उनकी यील्ड में कोई कमी नहीं आई, शायद बढ़त ही आई हुई। और उसके लिए फिर हमने एक कैंपेन चलाया। उस कैंपेन में हमने ये सब एलिमेंट्स किए, पहले एजुकेशन, फिर सपोर्ट और साथ साथ में हमने वाटर मीटर्स लगाए उनके बोरवेल्स पे। तो ये कैंपेन हमने पंजाब में किया था। तो उसमें ये था कि जिस बोरवेल से वो अपने खेत को पानी दे रहे थे, उस बोरवेल पर हमने एक वाटर मीटर लगाया और हमने इसमें एक्चुअली अपनी थोड़ी R&D की, जिससे कि हमने जो वाटर मीटर एक्चुअली 15,000 16,000 का मिलता है, हमने 1,000 रुपये में एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया जो कि उनको एक रीडिंग दे देता है, जिससे कि पता चल जाता है कि पूरे क्रॉप साइकिल में कितना पानी इस्तेमाल किया गया। जानकारों का मानना है कि जल का संरक्षण तभी हो सकता है जब पानी की मांग और पूर्ति में संतुलन करने का प्रयास हो। इसके लिए प्रति यूनिट पानी की खपत कम करने की ज़रूरत है। लेकिन ये संभव कैसे हो, तो इसके लिए एक नारा है, मोर ड्रॉप पर क्रॉप। हम उस नारे को अमल में ला सकते हैं जिसमें सिविल सोसाइटी और कृषि विश्वविद्यालय के योगदान से कामयाबी हासिल की जा सकती है। कम पानी के प्रयोग से ये भी पता चला है कि ऐसे फसल की पैदावार तो बढ़ती ही है, वहीं उसकी इनपुट कॉस्ट भी कम होती है। साथ ही किसानों की आय में भी इजाफा होता है। हर किसान 15 से 20% पानी कम कर अपनी फसल की पैदावार को बढ़ा सकता है। व्यक्तिगत स्तर पर भी हम पानी का संरक्षण कर सकते हैं। इसके लिए अडॉप्ट 5R का फॉर्मूला दिया गया है, जिसमें पहले R का मतलब रिड्यूस वाटर वेस्ट है। जैसे अगर नल टपक रहा है तो वॉशर बदलकर नल का टपकना बंद करें। इस प्रक्रिया से 3000 लीटर प्रति महीने का पानी बचाया जा सकता है। दूसरे R का मतलब रीयूज यूज्ड वाटर है, यानी एक बार प्रयोग किए गए पानी को दोबारा प्रयोग किया जाए। जैसे जिस पानी से सब्जी दाल वगैरह धोया गया है, उस पानी का प्रयोग पेड़ों में डालने और गाड़ी साफ करने के लिए कर सकते हैं। तीसरा R रिचार्ज ग्राउंड वाटर है। इसके तहत रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जा सकती है। गांव में चेक डैम्स बनाए जा सकते हैं। खेती के आसपास ही मेड़ बनाई जा सकती है ताकि बारिश का पानी खेत में ही रहे। तालाब है तो मनरेगा के तहत हर साल सफाई कर उसका दायरा बढ़ाया जा सकता है। अगर घर के पास कोई पार्क है तो छत के पाइप का पानी उस पार्क में छोड़कर पानी को व्यर्थ होने से बचाया जा सकता है। चौथा R रिसाइकिल वेस्ट वाटर है, यानी जो गंदा पानी है उसको साफ करें कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड प्रणाली के तहत। और पांचवा R रिस्पेक्ट वाटर है, जो हम भूल गए हैं कि हमारे पूर्वजों ने याद दिलाया था कि हमें पानी का सम्मान करना चाहिए। इसलिए हर धर्म में पानी को स्वच्छता का प्रतीक माना गया है। अगर जहर मुक्त खेती करनी है, मतलब उसको कीटनाशक भी कम यूज़ करना है, उसको वीडीसाइड भी कम यूज़ करना है, तो उसके लिए उसको पानी जो है लिमिट में लगाने की ज़रूरत है। ये कोरिलेशन नहीं है कि जितना ज़्यादा पानी देंगे उतनी अच्छी फसल होगी। अगर फार्मर थोड़ा सा पीछे हटे तो उसको ये दिखेगा कि कम पानी देने से शायद फसल ज़्यादा होगी और उसके जो इनपुट कॉस्ट हैं, जिसकी वजह से इतने सुसाइड्स हो रही हैं फार्मर्स की, या फार्म इनकम बढ़ नहीं पा रही, इनकम को बढ़ाने के लिए और कॉस्ट को कम करने में
पानी की जुडिशियस यूज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो हर फार्मर, हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से हर फार्मर 10 से 20% पानी, इरिगेशन का पानी कम यूज़ कर सकता है। जानकार ये भी मानते हैं कि पानी को लेकर राष्ट्रीय नीति बनाने की जरूरत है। हालांकि देश के संविधान में पानी राज्य का विषय है। ये राज्य का विषय इसलिए रखा गया था ताकि हर राज्य अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने जल संसाधन का प्रबंध कर सके। पर पानी राज्य सीमाएं नहीं जानता। नदी एक राज्य से शुरू होती है तो दूसरे राज्य में बहती है। तो जरूरत है कि अब हम राज्य की सीमाओं को भूलकर पानी को राष्ट्रीय महत्व के विषय के तौर पर ट्रीट करें। राष्ट्रीय स्तर पर हर राज्य एक दूसरे के साथ समन्वय करे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए मेरी पूरी टीम के साथ इजाज़त। देखते रहिए संसद टीवी।